जी, अस्सलाम वालेकुम। आज ओबेसिटी के ऊपर बात करेंगे। ओबेसिटी टू टाइप्स की है, एक कंजेनिटल है और एक एक्वायर्ड है। कंजेनिटल और एक्वायर्ड में थोड़ा सा फ़र्क होता है बॉडी में फ़ैट की डिपोजिशन। जो कंजेनिटल है वो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है। एप्पल शेप मीन बाजू थोड़े से पतले होंगे, टांगें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होंगी, पेट और चेस्ट ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होंगी, और हिप्स, ये जो है इसे कहते हैं एप्पल शेप्ड ओबेसिटी। फिर पियर शेप्ड ओबेसिटी है जो कि एक्वायर्ड होती है, उसमें बाजू भी थोड़े से मोटे होते हैं और चेस्ट पतली होती है, पेट और कूल्हे जो है वो थोड़े से मोटे होते हैं। तो ये है उसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली, एप्पल शेप्ड और पियर शेप्ड। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी कॉजेज़। कॉजेज़ में सबसे जो पहले कॉज़ है जो एप्पल शेप ओबेसिटी है, वो भी ये जो कॉजेज़ मैं बता रहा हूँ उसको एग्रीवेट करती हैं, बढ़ाती हैं। और जो पियर शेप्ड है उसको ये प्रोड्यूस करती हैं, फिर वो आगे बढ़ाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो डाइट है। हाई कैलोरी डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट डाइट, जिसके अंदर चावल और रोटी सर फहरिस्त हैं, वो शामिल है इसके अंदर। और जो प्रोसेस्ड फूड होती है, बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं जिसके अंदर, वो चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और वो चीज़ें जो हाई शुगर कंटेंट, मिठाइयाँ, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, पैकेट में बंद चीज़ें जो होती हैं, वो इसको जो है वो बढ़ाने में मदद देती हैं। अगली चीज़ ये है, वो है आपने जो भी खाया है उसको आपने कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, उसकी कंजम्पशन, यानी कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आप आया कि ज़्यादातर बैठे रहते हैं, या आप काम करते हुए आप की मूवमेंट रहती है, आप अपने वर्क प्लेस पे कैसे आते जाते हैं, गाड़ी पे, बाइक पे, या अगर कहीं नज़दीक है 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो आप पैदल आप आते जाते हैं या नहीं आते जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर रोल प्ले करती हैं। इसके अंदर ज़्यादा जो हैं वो हाई इनकम ग्रुप के लोग वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी जॉब्स वाइट कॉलर होती हैं, उनको ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन नहीं करनी पड़ती। और जो उसमें ज़रा उनके पास आने जाने के लिए सवारी भी होती है, तो उसमें वो ये जो है ग्रुप वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। उससे अगली चीज़ जेनेटिक्स है। बाद लोग जेनेटिकली मोटे होते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स में कोई एक ख़ास सिंगल जीन नहीं है जिससे की बेस पे हम कह सकते हैं कि ये बंदा इस जीन की वजह से मोटा होगा। ये ग्रुप ऑफ जीन्स है, उसमें कोई शुगर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रही है, कोई फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रही है, कोई फैट डिपोजिशन को, ग्लूकोज सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, इन सारे ग्रुप्स को, फैट डिपोजिशन का एक ग्रुप, वो बहुत सारी चीज़ें मिल के तो ये एक करती हैं। लेकिन क्योंकि ये फैमिलीज़ में रन करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जेनेटिकली और जीन का लिंक्स भी है इसके साथ, लेकिन कोई एक आधी जीन नहीं है, मल्टीपल जीन है। उसके बाद जो इन्वायरमेंटल, यानी कि वो जैसे कि एक है मकूला है कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अगर आप ऐसे लोगों के दरमियान बैठेंगे जो ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज को पसंद नहीं करते, तो मोटे हो जाएंगे। और अगर ऐसे लोगों में बैठते हैं जो कि एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, तो वो आप उसमें आप पतले हो जाएंगे। अच्छा, उससे अगली चीज़ जो है, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके, फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिक स्टीरॉइड्स डिफरेंट ऑटोइम्यून डिजीज़ में हम देते हैं। तो उसको लेने से भी जो कि है फैट डेपोजिशन जो है वो ज़्यादा होती है और ओबेसिटी ज़्यादा होती है। और उससे जो ये उसकी जो मोटी मोटी कॉजेज़ थी। और इसके अलावा कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी ऐसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल किसी वो टांगों से मजबूर है, तो ज़ाहिर है कि वो उसके बॉडी जो है वो मूव नहीं कर सकती, इसलिए उसके लिए एक्सरसाइज करना ज़रा मुश्किल काम है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी डाइट को थोड़ा सा देख के खाएं। और अगर जेनेटिक टेंडेंसी भी है तो फिर तो और ज़्यादा मसला हो जाता है। तो खाने पीने में इसमें नो एहतियात करें। और जो जिस्म का हिस्सा मूव करता है, फॉर एग्जांपल बाजू मूव करते हैं, उनसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, पेट मूव करता है उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेस्ट मूव करती है तो चेस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बॉडी का जो भी हिस्सा मूव करता है उसकी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी, मैं माइक देख रहा था कि चल रहा कि नहीं चल रहा।
अच्छा, उससे आगे आ जाएं आप। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपकी बॉडी पे ज़ाहिर है इसके इफ़ेक्ट्स हैं। कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स हैं, जो एक्सेस फैट होती है वो वेसल्स के अंदर, वेन्स के अंदर जम जाती है, ब्लड प्रेशर होता है, लिवर डैमेज हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, उसके बाद हार्ट की बीमारी हो सकती है, फालज की बीमारी हो सकती है, मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं, मसल्स आपके जॉइंट डैमेज हो सकते हैं। जहाँ ज़ाहिर है कि जितना वेट होगा जॉइंट को उतना ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा, तो वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये उसकी बेसिकली मेन कॉम्प्लिकेशंस है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, स्लीप एपनिया जिसको कहते हैं, वो में ज़्यादा होता है मोटे लोगों के अंदर। और कुछ कैंसर्स हैं जो कि कोलोरेक्टल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, वो मोटे लोगों के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो इसकी भी एक चीज़ है। इसके अलावा लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाती है, तो उसको NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसमें कि लिवर में चर्बी जमा हो जाती है और वो लिवर के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है। और वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको नैश, यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, यानी कि लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। लिवर का जो पैरेन्काइमा है डैमेज होना शुरू हो जाता है। आपकी जो लिवर से रिलेटेड जो आपके फंक्शंस हैं, वो हम किसी एक अलग वीडियो के अंदर देखेंगे कि उसमें हमने क्या करना है, वो क्या क्या होता है। इसके अलावा गर्ड, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, या रिफ्लक्स डिजीज़ इसको हम कहते हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा, इसमें ओबेसिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मोटे लोग में अल्सर्स, मैदे के अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो फीमेल की, जो है वो फीमेल की स्पेशली वो इफ़ेक्ट होती है। मेल की भी इफ़ेक्ट होती है, फीमेल की भी इफ़ेक्ट होती है। और उसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो कि एक कंडीशन है जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और डिफरेंट किस्म की बीमारियां उसके साथ होती हैं, तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। ओबेसिटी के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ज़ाहिर है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो ओबीस लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उनकी कम होती है, क्योंकि वो तो एक बीमारियों का आप समझ लें कि वो स्टोर हाउस होते हैं। हर किस्म की बीमारी उनको होती रहती है और लगी रहती है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ ये है कि इसको डील कैसे करें। डाइटरी चेंजेस, सिंपल सी बात है, रोटी और चावल बंद करें, और जो है सैलड्स खाएं, और हाई प्रोटीन डाइट्स, दालें हैं, गोश्त है, वो ज़्यादा कंज्यूम करें। और जो शुगर को बंद करें, बेकरी आइटम्स को बंद करें, पैकेट वाली जो प्रोसेस्ड फूड होती है उसको बंद करें। और उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, आपको एक दिन में कम से कम भी 45 मिनट अगर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से मुराद ये है कि वॉक कर सकते हैं आप जिम में जा सकते हैं आप। ये याद रखें कि अगर आप काम के दौरान एक जगह से उठ के उधर चले गए, उस जगह से उठ के उधर चले गए, तो वो दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपने एक जगह से चलना है और एक दूसरी जगह पे जाना है, यानी कि वॉक करनी है अगर, और उसमें आपने फिर टाइम सेट करना है अपना, कि आज मैं इतने देर में जाऊंगा, कल मैं अपना टाइम इम्प्रूव करूंगा, मैं तेज़ चलूंगा, और उसके बाद इस फासले को बढ़ाऊंगा आस्ता आस्ता। तो ये दिस इज़ एन एप्टीट्यूड ऑफ एक्सरसाइज। एप्टीट्यूड ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो डेवलप करें, ताकि जो मोटापे से मुस्तकिल बुनियाद पे निजात हासिल। डे वन पे आपके लिए मुश्किल होगा, डे वन पे आप हो सकता है 5 मिनट चल सकें, 10 मिनट चल जाएं, लेकिन चलते रहें। अगर आप उस चीज़ को भी काउंट करना चाहते हैं कि आप काम के दौरान थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं, तो उसके लिए फिर आप यूँ करें कि वॉचेस मिलती हैं, स्मार्ट वॉचेस होती हैं जिनके ऊपर स्टेप काउंटर लगा होता है, या आपके फ़ोन के अंदर भी लग सकता है वो। तो फ़ोन के ऊपर जब आप लगा लेंगे, तो उसमें फिर आपने 8000 स्टेप्स पर डे आपने चलना है। 8000 स्टेप्स पर डे, उसमें फिर आपको वो वाला जो घर के अंदर या ऑफिस प्लेस के अंदर है, वो भी उसके अंदर काउंट हो जाएगा। तो वो भी आपने करना है।
और उसके बाद अगली जो चीज़ है वो बिहेवियरल थेरेपी है। उसमें आपको ज़ाहिर है कि खाने पीने में ज़ाहिर है कि का जो एक एटीट्यूड होता है उसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है, फैमिली सपोर्ट, ताकि वो आपको खाने से रोकते रहें। और उसकी अगली जो चीज़ है वो है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिक्स हैं, जो कि आपके जिस्म से फ़ैट को आपके जिस्म में शुगर को एब्ज़ॉर्ब होने से रोकते हैं। तो मेटफॉर्मिन बड़ी फेमस ड्रग है, वो दी जाती है ओबीज़ लोगों को। तो वो लेने से 250 मिलीग्राम से शुरू करें, 500 1000 मिलीग्राम्स तक आप वो एक नॉन डायबिटिक बंदे को भी दे सकते हैं। डायबिटिक को तो 2000 तक दे सकते हैं, लेकिन आप 1000 मिलीग्राम पर डे एक नॉन डायबिटिक बंदे को दे सकते हैं। उसके बाद आगे चीज़ आ जाती है सर्जरी। सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें ये है कि गैस्ट्रिक बाईपास, यानी कि फूड जो है वो आपके गैस्ट्रिक मैदे के अंदर कम स्टे करेगी या बिल्कुल थोड़ा देर देर स्टे करेगी और वो आगे निकल जाएगी, वो डाइजेस्ट नहीं होगी। और उसके बाद जो है वो स्लीव सर्जरी है, यानी कि मैदे को थोड़ा सा एक बना देते हैं, थोड़ा सा ना उसको स्टेपल कर देते हैं ताकि वो छोटा हो जाए उसका साइज़। तो उससे ये होगा कि एक तो एब्जॉर्प्शन का एरिया कम हो जाएगा, दूसरा ये है कि वो वहाँ से जल्दी निकल जाएगी आगे। वो आपको थोड़ी सी उस सिचुएशन में डायरिया लाइक कंडीशन भी आ सकती है। तो उसमें एक चीज़ ये है कि जो ओबेसिटी में हम यूजुअली डाइट प्लान्स लेते हैं डाइटिशियंस से और बाकी लोगों से। उसमें ये है कि एक चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम ओबेसिटी को ट्रीट करते करते न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ ना चले जाएं। हम पेशेंट की डाइट को मॉडिफाई करें, उसको बहुत ज़्यादा कम ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट बहुत ज़्यादा चावल खाता है, रोटी खाता है, तो उसको हम गोश्त की तरफ, दालों की तरफ लगा सकते हैं, उसको सैलड्स की तरफ लगा सकते हैं, उसको फ्रूट की तरफ लगा सकते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा ग्रेव किस्म की, मॉर्बिड किस्म की ओबेसिटी है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि हम पेशेंट को थोड़ा सा उसकी डाइट क्वांटिटी को भी हम कंप्रोमाइज़ करें और क्वालिटी को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, लो कैलोरिक डाइट उसको दें। उस सूरत में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी उसको फिर हम इंजेक्टेबल और ओरल सप्लीमेंट्स, इसमें B12, B6, B9 और आयरन, जिंक और विटामिन डी जो है वो सारे सारे फहरिस्त हैं, ये शामिल है। तो ये हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा डिबिलिटेटेड कंडीशन में, बहुत ज़्यादा उनको ब्लड के प्रॉब्लम्स होते हैं। जब उनकी जब सबसे पहले जो हम चीज़ पूछते हैं, कोई डाइट तो नहीं कर रहे, तो वो पता चलता है जी हाँ जी डाइट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कम हो गई, ये चीज़ें कम। हीमोग्लोबिन जो 13-14 होनी चाहिए 5-6 पे पहुंच जाती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिनकी 2.6 2.5 हीमोग्लोबिन भी रही है। उनको हमने फिर ट्रीट किया। और वो चीज़ ये है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, खाने को मॉडिफाई करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, दवाइयों और उस तरफ जाने की ज़रूरत, सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये था ओबेसिटी के बारे में एक शॉर्ट रिव्यू। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो हम उसके लिए कमेंट्स में और ट्विटर पे उसके जवाब देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।